सो टेल मी कि हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड क्यों पढ़ेंगे जब फूड चेन पढ़ ही लिया। सो इज डू यू नो कि हम लोग पिरामिड क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इकोलॉजिकल पिरामिड, वाई वी आर स्टडिंग इट, वाई इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यू वो भी हैव, अच्छा सीखना है। क्यों पढ़ रहे हैं, लेट इट, मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये बताओ मेरे को, व्हाट इज पिरामिड, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। लॉजिकल पिरामिड वही सीक्वेंस ही बताएगा ना, ट्रॉपिक ट्रॉफिक लेवल्स का। So, what are the differences between ecological pyramid and food chain? फूड चेन चेन वाइज बहुत सारा वेब के हिसाब से होगा, और इकोलॉजिकल पिरामिड शायद डायरेक्ट होगा। एक काम करो, ये स्टेटमेंट को कॉपी पे अभी लिखो, ये स्टेटमेंट को, आई वॉन्ट दैट कि तुम इस स्टेटमेंट को कॉपी पे भी लिखो, नहीं हम तुमको झाड़ नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट नहीं झाड़ रहा हम, तुम स्टेटमेंट को कॉपी पे लिखो, जो भी तुम बोल रही हो कि फूड चेन, वेब, क्या क्या बोल रही तुम्हारा स्टेटमेंट क्या था, बिकॉज येस इट इज़ ऑल्सो मोड ऑफ स्टडी, आई थिंक सो। तुमको अपने आप रियलाइज होगा, तुम एक बार लिखो इसको स्टेटमेंट को, बिकॉज अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसी बात है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ना कि तुम मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँ कि तुमको सब पता हो, तो फिर मैं पढ़ाना क्या मतलब क्या निकला, पढ़ाऊंगा तभी तो समझ में आएगा ना, बट ठीक है, बट बिफोर दैट इस स्टेटमेंट को देखो जो तुमने अभी बोला कि क्या बोला अभी स्टेटमेंट, एक फूड जो हम अभी बोले, क्या क्या बोली, दोनों ही सीक्वेंस ही बताएगा ट्रॉफिक लेवल्स का कि कौन किसको खा रहा है। तो फूड वेब तुम बोली ना, फूड चेन फूड वेब होता है, एंड क्या बोली, क्या मतलब क्या, हम बोले ना कि लाइक फूड चेन में एक फूड वेब भी आता हाँ है तो कि ये लिखो, फूड चेन में फूड वेब भी आता है, लिखो फूड, फूड चेन फूड वेब मतलब रिलेटेड होता है ना। हाँ ठीक है तुम लिखो ना यार, फूड चेन में फूड वेब भी आता है, कुछ अच्छे के लिए लिखवा रहा हूँ यार, ऐसे मजा ऐसे इतना भी वो नहीं है, मतलब अच्छे के लिए लिखवा रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों दे रही हो इतना, लिखो फूड चेन में फूड वेब आता है, आगे। और अपने से क्यों धोखा करना है यार, तुम्हारा मन जो कहा तुम उसको तो एटलीस्ट लिखो, एटलीस्ट, हाँ, हाँ तो यही तो बोले हम, हाँ और क्या ही बोले। हाँ, और और फूड पिरामिड में भी सीक्वेंस ही बताएगा अच्छा कि क्या लिखो, खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। लिखो वहाँ पे फूड पिरामिड भी सीक्वेंस ही बताएगा, ये लिख दो, फूड पिरामिड भी सीक्वेंस ही बताएगा, बिकॉज अभी जो तुम्हारा नॉलेज है फूड पिरामिड को लेके, मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हारा नॉलेज इन्हेंस हो जाएगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स विदाउट डिवीजन तुम्हारा नॉलेज वही रहेगा जो तुम्हारा नॉलेज अभी है। कोई ज़्यादा पिरामिड मतलब वही ना, ट्रायंगल के जैसे। हाँ 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 हाँ, ये तो वही उसके हिसाब से तो फिर अरे तब लिखो ना यार, तो खाना भी होगा मैं ना। तुमको बता रहा हूँ, तो क्या कुछ खा रहे अच्छा हैं। सीखने को मिलेगा, अच्छा सीखने ये मिलेगा कि जब तुम 2-3 महीना रिवाइज नहीं करोगे तुम्हें वही याद रहता है, तुम्हारा पहले से थॉट रहता है उस चीज़ के बारे में, तो इसको लिख लो, इकोलॉजिकल पिरामिड जो तुमने स्टेटमेंट बोला। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, बढ़िया चीज़ है, टेंशन का बात नहीं है, बढ़िया चीज़ है इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड को समझने से पहले मैं तुम्हारे सामने एक फूड चेन बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने फूड चेन लो बना देता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कौन खाता है, यानी जो प्लांट है उसको खाएगा रैबिट बाबा, रैबिट को कौन खाएगा, वुल्फ, वुल्फ को कौन खाएगा, लायन खाएगा। मैंने तुम्हारे सामने क्या किया, एक फूड चेन बनाया, ये फूड चेन अपने पुराने नॉलेज के हिसाब से बताओ कि कौन से किस चीज़ का फूड चेन बनाया मैंने, इस फूड चेन का नाम क्या देंगे, इस फूड चेन का नाम क्या देंगे, ग्रासलैंड वाला, हाँ नॉर्मल टेरेस्ट्रियल लेवल वाला ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का, ऐसे इसको ग्रास इकोसिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये ना टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना दिमाग काम नहीं करता है, ग्रास इकोसिस्टम क्या हुआ, मैंने बताया था ग्रास कोई भी इकोसिस्टम का पहला वर्ड वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, फूड चेन ऑफ ग्रास इकोसिस्टम, ऑफ ग्रास इकोसिस्टम, क्या ये मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, फूड चेन ऑफ ग्रास हाँ। इकोसिस्टम, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बताया था। नहीं। ठीक है, देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें देखा कि प्रोड्यूसर्स जो था वो कितना किलो का था, प्रोड्यूसर्स का लेवल ले लो, प्रोड्यूसर्स ले लो 200 किलो का, ठीक, और तुम्हारा रैबिट ले लो
100 किलो, वुल्फ ले लो 70 किलो। ये ऐसा क्या, मैं क्या क्या लिख क्या रहा हूँ, व्हाट इज 70 व्हाट इज 30? एक्चुअली ऐसा ना, प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सपोज करो 1 लाख है नंबर इनका, 1 लाख है। तो जब तुम सबको एक पैकेट में डाल के अगर तुम वे करोगे, तुमको 200 किलो मिलेगा। और उसी फूड चेन में रैबिट जो होगा, वो सपोज करो तुमको 100 रैबिट मिला 1 किलो का, तो कुल मिलाकर 100 किलो का रैबिट हो गया। तो ये कलेक्टिव वेट है। वुल्फ के केस में 10 वुल्फ मिला, हर वुल्फ 7 किलो का था, तो कुल मिलाकर 70 किलो वेट हो गया। और लाइन एक ही था 30 किलो का। ठीक है, इस तरह का कुछ कहानी हो सकता है। और अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूँ तो 10,000 किलो कैलोरी, यहाँ पे मान लो 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी था इस प्रोड्यूसर के पास। तो मुझे बताओ रैबिट के पास कितना जाएगा? रैबिट के पास मैंने बताया था सिर्फ 10% जाता है, यानी 1000 जाएगा। और अगर रैबिट के पास 1000 गया तो वुल्फ के पास कितना जाएगा? 100 जाएगा, यही बताया था। और अगर इसके पास 100 है तो उसके पास कितना जाएगा? 10 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगा। इतना नॉलेज हमें प्रीवियस क्लासेस से पता है। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ समझना, दिस अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। हाँ, मुझे बताओ क्या इस पूरे, ये जो तुम्हारे हमने क्या किया, ये जो फूड चेन बनाया ना, इस पूरे फूड चेन, ये जो पूरा फूड चेन मैंने बनाया तुम्हारी आंखों के सामने, इस पूरे फूड चेन में तुमको हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग नंबर का स्पीशीज़ मिल रहा है। यहाँ पे तुम्हें कितना स्पीशीज़ मिला? लगभग 1 लाख। यहाँ पे कितना मिला? 100। यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, अलग अलग नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो फूड पिरामिड में क्या कर, देयर इज अ डिफरेंस इन द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर से, ये दिख रहा है ना ये पेन, देयर, ये अच्छे से बढ़िया यही पेन ले लेता हूँ, इस्तेमाल कर लेता हूँ। देयर, देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यू अग्री विद दिस? ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी ले लो, देयर इज अ डिफरेंस, यस। देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज का नंबर अलग अलग है। ठीक है, एंड टू शो दिस डिफरेंस, एंड टू शो दिस डिफरेंस graphs were formed. Okay, so there is a difference in the number of different species, and to show this difference graphs were formed, and this graph looks like pyramid, looks like pyramid. Is it clear? क्या लिखा हमने? ठीक है, पिरामिड जो है, इट कैन बी पिरामिड ऑफ नंबर, it can be pyramid of number, it can be pyramid of energy, it can be pyramid of biomass. क्या ये क्लियर है? 3 तरह का पिरामिड हम पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तो ये पिरामिड बना कैसे है दिखाता हूँ। देखो, ये पिरामिड इस तरीके से हम बनाएंगे। ये जो पिरामिड बनाया ना, ये हर एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद कोई दूसरा ट्रॉपिक लेवल आ जाता है। यानी इसका मतलब ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, हर एक मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिमार्केट करता है 2 ट्रॉपिक लाइन के बीच का, मतलब डिमार्केशन लाइन है। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग स्पीशीज है। देखो यहाँ पे सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स था, तो 1 लाख स्पीशीज था। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे मेरा हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर यानी रैबिट था। उसके कितने स्पीशीज़ थे? उसके बहुत कम स्पीशीज़ थे, लगभग 100 स्पीशीज़ हमने लिया था। ठीक है, और फिर हमने वुल्फ लिया था। वुल्फ के लिए हमने बोला कि 10 वुल्फ है और 1 लायन है। देखो, तो ये जो जितना मेरा विद है ना, ये विद दिख रहा है तुमको, ये विद, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या समझ में आया? तो ये अगर मैं जितने भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है एक फूड चेन में, फूड चेन में जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है, उन सबको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे एक पिरामिड लाइक शेप मिलेगा।
उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलता हूँ। क्या क्लियर हुआ ये चीज़, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या था? ओके, बहुत बढ़िया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर, ग्राफिकल, इसको एक और वर्ड से हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर। ये इकोलॉजिकल पैरामीटर देखो, या तो हमने ये जो बनाया 1,00,000, 100, 10, 1, ये तो नंबर का बनाया है ना। इस केस में नंबर एक पैरामीटर है। नंबर को छोड़ करके हम एनर्जी का भी बना सकते थे कि भैया पहला ट्रॉपिक लेवल के पास कितना एनर्जी है, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है। पहला ट्रॉपिक लेवल के पास कितना एनर्जी है, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, 10,000। दूसरे वाले के पास कितना है, 1,000। तीसरे वाले के पास कितना है, 100। इसके पास कितना, 10 किलो कैलोरी। तो ये किसका बना, ये एनर्जी का बना। तो इस केस में एनर्जी एक पैरामीटर हुआ कि नहीं हुआ, यानी हम अलग अलग पैरामीटर का पिरामिड बना सकते हैं। हम नंबर ऑफ स्पीसीज़ का पैरामीटर बना सकते हैं, हम एनर्जी का पैरामीटर बना सकते हैं, वैसे ही हम वेट का भी पैरामीटर बना सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, बायोमास बोलेंगे। आगे हम लोग स्टडी करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या ये समझ में आया? 3 अलग अलग इकोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसका बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर। इज इट क्लियर? यस, ओके। सबसे पहले देखो, कुछ है ना चीज़ें बताता हूँ जो तुमको बहुत हेल्प करेंगी इकोलॉजिकल पैरामीटर को समझने के लिए। मैं तुम्हारे सामने ना एक पिरामिड बना रहा हूँ, तुम्हारे सामने एक पिरामिड मैंने जब बनाया तो पिरामिड का मैंने ऐसे लेवल बना दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो सबसे नीचे में होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेस, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 डिग्री, मतलब तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, 1 डिग्री नहीं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा होता है बेस, हमेशा बेस बनाना है तुमको पिरामिड का, ठीक है। उसके ऊपर कौन आएगा मुझे बताओ, पिरामिड के जो बेस है, पहला ट्रॉपिक लेवल के बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आएगा, जिसके अंदर में प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे। इसके बाद कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। सेकेंडरी के बाद अगर टर्शरी हुआ तो आएगा, अगर मान लो टर्शरी ले लिया, उसके ऊपर कौन आएगा, टॉप कंज्यूमर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, फूड चेन में सिर्फ इतना था, फूड चेन में इतना था कि प्रोड्यूसर था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। इस फूड चेन में हम लोग है ना नंबर को नहीं लिखते थे कि प्रोड्यूसर का कितना नंबर है, प्राइमरी का कितना नंबर है, सेकेंडरी का कितना नंबर है, टर्शरी का कितना नंबर है, हम लोग इसको नहीं लिखते थे। लेकिन जब हम इसका नंबर को लिखने लगे, कितने कितने, या तो वेट को लिखने लगे, या कितना एनर्जी ट्रांसफ़र है, उनका हम एक ग्राफ में जब चार्ट बनाने लगे तब हमको पिरामिड मिला। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अपराइट, इसको क्या बोलेंगे, अपराइट, इधर लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे अपराइट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अपराइट पिरामिड। तो मैं पिरामिड को उल्टा बना देता हूँ, मैं क्या उल्टा बना सकता हूँ, जी हाँ उल्टा बना सकते हैं पिरामिड को। लो पिरामिड को उल्टा बना दिया। जब मैं पिरामिड को उल्टा बनाऊंगा तो मुझे बताओ, अच्छा ये बेस था वैसे, ठीक है, दिस इज़ द बेस, और एपेक्स कहाँ था, दिस इज़ द एपेक्स, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या होगा, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, हाँ टर्शरी जो था वही होगा। अरे इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे कि बेस बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। गलत, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। बेस हमेशा नीचे बनता है, मैंने पहले बोला कि बेस को हमेशा नीचे बनाना, उसी के ऊपर तुमको पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करना है। क्या हुआ, ये वो पॉइंटेड है तो क्या हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो इस केस में बेस, देखो ये है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा हूँ रुको। इसके ऊपर कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ऐसे आते जाएंगे, है ना। लेकिन ये पिरामिड जो होगा ये बनेगा इन्वर्टेड पिरामिड। तो मैंने तुम्हारे सामने 2 पिरामिड बनाए, एक पिरामिड बनाया अपराइट और दूसरा बनाया इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। 2 तरह के पिरामिड मैंने तुम्हारे सामने बनाए, एक अपराइट पिरामिड बनाया और दूसरा इन्वर्टेड पिरामिड बनाया, ठीक है। एक बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध लेना कि प्रोड्यूसर्स केप्ट एट बेस,
प्रोड्यूसर्स को हमेशा बेस पे रखना है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स केप्ट एट बेस, क्या क्लियर है? ठीक है, दो तरह का पिरामिड बनाया। पहला पिरामिड जो था वो सीधा नॉर्मल पिरामिड था, दूसरा पिरामिड उल्टा पिरामिड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड पिरामिड बोलेंगे। तो मतलब ये वाले पिरामिड में तुम गौर से देख सकती हो, इस वाले पिरामिड में जो प्रोड्यूसर है उनका, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब दे आर 3 पैरामीटर्स। बताओ मेरे सामने कौन कौन से 3 पैरामीटर है? व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स? नंबर कितना है हम लोग का, हाँ प्लस एनर्जी ट्रांसफर हाँ, और वेट, बायोमास। बायोमास, 3 पैरामीटर है, ठीक है। इन तीनों पैरामीटर में मैं कोई भी एक पैरामीटर उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर के लिए इंडिविजुअल हर एक पैरामीटर को स्टडी करेंगे, बट नंबर को उठा लिया। तो ये जो पिरामिड है मुझे ये बताता है कि जो प्रोड्यूसर है उनका नंबर बहुत कम है, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी का तो और भी ज़्यादा, और टॉप का तो और बाप रे पूछो ही मत, तौबा तौबा तौबा। कोई फूड चेन का एग्जाम्पल बता सकती हो जिसमें इस तरह का पिरामिड हम लोग को देखने को मिलेगा? कोई एक ऐसा फूड चेन जिसमें इस तरह का पिरामिड देखने को मिलेगा? मतलब एक फूड चेन है उसके अंदर में इस तरह का पिरामिड किसमें मिल सकता है? जहाँ पे पौधा बहुत कम होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। नाम क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में ही तो था, एक पेड़ था, उसको कौन, उस एक पेड़ को इतनी सारी चिड़िया खा रही हैं, हर चिड़िया के अंदर में लाखों करोड़ों इंसेक्ट्स हो गए जो उसको खा रहे हैं। पैरासाइटिक फूड चेन, 3 ही फूड चेन पढ़ाया था ना, वो तो डेट्राइटस। डेट्राइटस में था ना, बहुत सारा ये होगा। अरे तो वो भी हो सकता है, बट मैं मना कहाँ किया? मैं नहीं हो सकता, मैं तो बोला पैरासाइटिक फूड चेन नहीं हो सकता, मैंने मना नहीं किया, ठीक है, मैंने मना ही नहीं। ऐसे डेट्राइटस फूड चेन मैंने किस लिए नहीं लिखा? बिकॉज डेट्राइटस फूड चेन अगर मैं टेरेस्ट्रियल पे लिखूंगा तो ये बहुत छोटा होता है, मतलब ये 2 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब अपराइट है ना, सॉरी ऐसे ये गलत हो जाएगा, 2 लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा, इधर और इधर। बहुत छोटा होता है फूड चेन, टेरेस्ट्रियल का डेट्राइटस फूड चेन बहुत छोटा होता है, मैंने बताया था, बहुत शॉर्ट होता है। एक्वाटिक लिखोगी तो बहुत बड़ा होगा, एक्वाटिक लिखोगी तब बड़ा होगा, मतलब पिरामिड बड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा? पैरासाइटिक फूड चेन। क्या क्लियर है? क्या मैं अपनी बात समझा पाया? क्या ये हाँ, लिखना तुम्हारा बनता है, ये वाला लाइन कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? इट इज़ केप्ट एट द बेस, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ओके, जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल से अब किसमें क्या बैठेगा। फूड चेन ऑफ ट्री इकोसिस्टम। मुझे बताओ ट्री इकोसिस्टम में क्या आएगा? क्या आएगा ट्री इकोसिस्टम में? अपने से बना के बताओ। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। प्रोड्यूसर जो है, लाइक ग्रास, मतलब वही ना, ग्रास फूड चेन वाला। हाँ बताओ ना, क्या तुमको बनाना है? अब तुमको भी इकोलॉजिस्ट बनना है ना, तुम बताओ। एक ट्री ले लेंगे, ट्री इकोसिस्टम रुको, में। मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्री को ले लिया, फिर ट्री इकोसिस्टम में, हाँ। तो ट्री के बाद फिर उसके बाद हम लोग ले सकते हैं बर्ड्स। बहुत बढ़िया, फिर पैरासाइट। पैरासाइट या इंसेक्ट जो भी है ले सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ट्री एक होगा, बर्ड्स कितना होगा? 100 होगा, पैरासाइट कितना होगा? हज़ारों, हज़ार इंसेक्ट्स है ना, 1000 ले लो, ठीक है। तो अगर मैं ट्री का वज़न देखूंगा तो ट्री का वज़न क्या आएगा? अगर मैं ट्री का वेट देखूंगा लगभग 100 किलो का होगा हाँ, एक पेड़। लेकिन बर्ड्स कितना होगा? 100 बर्ड्स है कुल मिलाकर, मतलब तुम्हें क्या लगता है क्या बनना चाहिए? बताओ। नहीं होगा। बर्ड 100 बर्ड्स है, और एक बर्ड का वेट ले लो 1 किलो, 1 kg, तो 100 बर्ड्स का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 100 kg, ठीक है। 1 किलो एक के, किलो का हाँ, तो 1 किलो बहुत। के 100 वेट, तो एक कोई बात नहीं, एक काम करो, छोड़ो इसको, अपने सुविधा अनुसार ऐसा कर लो
कि शॉर्ट हो पंछी हुई। अरे पंछी 1 किलो की नहीं होती है वैसे, ठीक है, उसका मतलब होती है कितने 200 ग्राम 250 ग्राम की एक पंछी होती है ऐसे देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर सब ले लेंगे तो अपने कॉमन उसकी, एक मिनट रुको, ट्रेड इन्वर्टेड ये किसका बनाया, नंबर का बनाया ना, नंबर का। तो एक बार इसका बायोमास मत लिखो, ठीक है, बायोमास से लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, ये क्या हुआ, बायोमास, पैरासाइट का बायोमास क्या ही होगा। हाँ हाँ वो बात सही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 100 की जो है 100 के लिए मतलब ऐसे समझो, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ ये ठीक रहेगा। ये 100 kg है, बर्ड्स का कितना आ जाएगा, मान लो 40 kg आ जाएगा, ठीक है, 400 ग्राम की एक बर्ड्स भी होती है तो लगभग 40 kg की बर्ड्स आ जाएगी। और पैरासाइट 1000 पैरासाइट है, लेकिन 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम का पैरासाइट होता है, तो कुल मिलाकर अगर आएगा भी तो 1 kg आएगा मैक्स टू मैक्स आएगा भी तो। लेकिन ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने टोटल वेट बताया ना, मैंने एक वर्ड का नहीं बनाया, मैंने टोटल पैरासाइट्स, टोटल ट्री और टोटल बर्ड सबका वेट बताया। तो अगर मैं तुम्हारे सामने ब्लू कलर का लाइन बनाऊंगा तो ब्लू कलर का पिरामिड ऐसा बनेगा, यानी बायोमास का जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। बायोमास का पिरामिड ब्लू कलर से बना रहा हूँ वो इन्वर्टेड बनेगा। और जो मैं नंबर का बनाऊंगा, नंबर वाला क्या बनेगा, नंबर वाला भी तो शायद यही बनेगा, नहीं नहीं एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, कुछ गलत हो गया। बायोमास ये नंबर वाला होगा ना, इन्वर्टेड। देखो नंबर वाला मैं बनाऊंगा तो नंबर वाला पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि ट्री तो 1 है, फिर ट्री के बाद कौन है, बर्ड्स 100 है और पैरासाइट 1000 में है, तो ये जो पिरामिड बनेगा नंबर वाला वो इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर मैं बायोमास का बनाऊंगा तो बायोमास का क्या बनेगा, बायोमास का नॉर्मल बनेगा, मतलब तुम्हारा ऐसा बनेगा, क्योंकि 100 किलो है, फिर 40 किलो है, फिर 1 किलो है, तो ये नॉर्मल बनेगा, अपराइट बनेगा। यानी फिर बायोमास का जो पिरामिड बनाएंगे वो अपराइट पिरामिड बनेगा, अपराइट पिरामिड बायोमास के लिए, ठीक है। और इन्वर्टेड किसके लिए है, नंबर के लिए है। क्या क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला, वापस से एक और इकोसिस्टम देखते हैं, फूड चेन ऑफ, ट्री देख लिया, ग्रास इकोसिस्टम देखा ना हमने, ग्रास इकोसिस्टम कहाँ था, वेयर वॉज ग्रास इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम ये रहा। ग्रास इकोसिस्टम में मुझे बताओ क्या मैंने यहाँ पे बनाया था, ये तो बनाया था, यहाँ पे देखो बनाया है, यहाँ पे दोनों ही अपराइट बनाया मैंने, ठीक है, नहीं बायोमास तो बनाया ही ना, बायोमास भी लो बना ही लो, क्या है फर्क पड़ता है। मुझे बताओ इस वाले ग्रास इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड तो यही होगा, अपराइट, ठीक है। और अगर मैं बायोमास का पिरामिड बनाऊंगा तो बायोमास का पिरामिड भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 200 किलो आएगा, फिर 100 किलो, फिर 70 किलो, फिर 30 किलो, तो बायोमास और नंबर का पिरामिड दोनों सेम होगा, दोनों अपराइट होगा, ठीक है। यानी मैंने ग्रास इकोसिस्टम बता दिया, ट्री इकोसिस्टम बना दिया। अब मैं तीसरा इकोसिस्टम तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। मेरे सामने एक्वाटिक इकोसिस्टम बताओ तो क्या हो सकता है, डेट्राइटस वाला केस में ना, वो डेट, अरे ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, डेट्राइटस को नहीं लेना, मानता हूँ मैं डेट्राइटस ज़्यादा है, बट एक्वाटिक इकोसिस्टम में किससे याद स्टार्ट करना है ये बताओ स्मॉल फिश। मुझे, बताओ इकोसिस्टम में मैंने पहले बताया था माइक्रोब्स को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, फूड चेन में इंक्लूड नहीं करते, फूड चेन में, इकोसिस्टम में नहीं, फूड चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं माइक्रोब्स को। डीएफसी को क्यों लेके आ रही हो, मैंने तो तुम्हें ये बताया था कि नेचर में डीएफसी ज़्यादा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, बट इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड डेड, ठीक है। अब इस केस में लिविंग क्या एक्वाटिक इकोसिस्टम में, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन वो लिविंग है ना, मरा हुआ को तुम मरा हुआ से स्टार्ट कर रही हो, ये फूड चेन को स्टार्ट क्यों कर रही हो, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन के लिए तो मरा हुआ चाहिए हमें। डेट्राइटस फूड चेन होता है, फूड चेन एग्जिस्ट करता है, मैं मना नहीं कर रहा एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें भी लिविंग है, पर तुम स्टार्ट डेड से कर रही हो।
बट इकोसिस्टम तो हम मान के चल, वो भी एक इकोसिस्टम है, आई एग्री, वो भी एक इकोसिस्टम है, डेटाइटस फूड चेन और एक्वाटिक में होता है। बट अगर तुम्हारे सामने एक्वाटिक बोला जाए तो वाई टू इंक्लूड डीएफसी, बिकॉज डीएफसी इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है, सो वाई टू इंक्लूड इट। तो अगर तुम्हारे सामने नॉर्मल एक्वाटिक इकोसिस्टम रखा जाए तो नॉर्मल एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या आ सकता है? और फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट करें या स्मॉल फिश से? फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट करोगे ना, प्रोड्यूसर स्मॉल फिश है कि फाइटोप्लैंक्टन है? ओके, फाइटोप्लैंक्टन फिर स्मॉल फिश गलत, फिर जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कैसे खा लेगी मछली? मछली को दिखेगा ही नहीं, जू प्लैंक्टन खाएगा, ठीक फिर है। आएगा स्मॉल हाँ फिर स्मॉल फिश आ जाओ। फिर शार्क, शार्क कर दो। हाँ, शार्क कर लो भाई, क्या है उसमें। तो मुझे बताओ फाइटोप्लैंक्टन कितने होंगे? 10 करोड़, 10 करोड़। जू प्लैंक्टन कितने होंगे? उससे थोड़ा 5 कम। करोड़। ये ले लो कि व्हाट आर जू प्लैंक्टन्स, दे आर द लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स ना, इंसेक्ट्स के लार्वा ही तो होते हैं और वो भी तो अच्छे खासे होते ही हैं। तो स्मॉल फिश कितनी होंगी? 10,000 ले लो। शार्क कितना होगा? एक समुद्र में एक पर्टिकुलर एरिया में शार्क 3 से 4 ही होता, 10 भी नहीं होता इनफैक्ट, ठीक है। तो मतलब भाई हम लोग मार देते हैं यार, हम लोग इंसान हैं, बड़े मछली को जल्दी पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन का अगर मैं वज़न बनाऊंगा तुम्हारे सामने तो फाइटोप्लैंक्टन का वज़न आएगा लेस देन 1 kg। लेस, इस पूरे 10 करोड़ फाइटोप्लैंक्टन है, लेकिन तभी भी इसका वजन अगर टोटल में निकला जाएगा तो लेस देन 1 kg आएगा। जू प्लैंक्टन क्योंकि लार्वा है तो 3 kg लगभग आ जाएगा। कॉमन सेंस है ये, ठीक है। और अगर स्मॉल फिश ले लेंगे तो स्मॉल फिश का कितना आएगा बताओ मुझे, स्मॉल फिश का बताओ। 6 kg। 100 किलो ले लो ना यार, 10,000 फिश है ना, हर एक फिश कितनी होगी? हर एक फिश कितनी होगी? अरे तुम कितना ही ले लो, 10 kg की, 10 कैसे कैसे हो सकता है? 10,000 मछली का 10 kg होता है? घर में कॉमन सेंस बताओ, 10,000 मछली है, कितने घर का, कितना घर का राशन चल जाएगा? 100 किलो तो हम आराम से नंबर होगा। नंबर तो देखो 3 से 4 है, लेकिन तीन हर एक एक मतलब अच्छा खासा होती है। मतलब एक शार्क का वजन बहुत होता है, मतलब नहीं भी तो 70-80 किलो से नीचे एक होगी नहीं एक शार्क, ये भारी होती है बहुत। तभी भी अगर तुम देखोगे अगर तो 300 से लेके 400 कुछ भी 200 ले लो यार, 200 kg तो होगी एटलीस्ट, एटलीस्ट 200 kg तो होगी, एटलीस्ट 200 kg तो होगी। तो अगर मैं तुम्हारे सामने नंबर का पिरामिड बना, पहले 2 पिरामिड बनाऊंगा, पहले बायोमास का बना देते हैं। बायोमास का पिरामिड कैसा आएगा बताओ? अपराइट आएगा कि इन्वर्टेड आएगा? मास का उल्टा आएगा। अब इन्वर्टेड बायोमास का आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। ये एक एक हर एक तुम्हारा जो बार है वो क्या बता रहा है तुम्हारा? ट्रॉपिक लेवल बता रहा है। हर एक एक तुम्हारा जो ये बार है वो क्या बता रहा है? ट्रॉपिक लेवल बता रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और अगर नंबर का क्या आएगा? नंबर, अपराइट आएगा। नंबर अपराइट आएगा, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम। देखो इतना इधर बना दिया मैंने अपराइट, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना सीधी से। ये फूड चेन हुआ एक्वाटिक इकोसिस्टम। कहाँ देखने को मिलेगा ये वाला जो चीज़ है? ये हम लोग को देखने को मिलेगा ओशियन, फॉर एग्जांपल ओशियन में देखने को मिल सकता है। और कहाँ मिलेगा? ओशियन हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना। पॉन्ड में। ये मिलेगा पॉन्ड में, पॉन्ड में शार्क आएगी? देखो, फॉर पॉन्ड या लेक भी ले लो, नो शार्क, ठीक है, कोई शार्क नहीं होती इनमें, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो क्या होता है, लेक पॉन्ड के लिए बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास तुमको फाइटो मिलेगा, फाइटो को खाने वाला जू मिलेगा, जू को खाने वाला स्मॉल फिश मिलेगा, स्मॉल फिश को खाने वाला कौन मिलेगा? बिग फिश मिलेगा। टाइगर मत बोल देना, वो सिर्फ सुंदरबन के लिए था, ठीक है। वैसा जू जैसा टाइगर का सिर्फ बंगाली लोग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फाइटो प्लैंक्टन जो है अगर उसका वज़न नापेंगे तो वो लगभग 1 किलो का आएगा। जू प्लैंक्टन का नापेंगे तो 3 किलो का आ जाएगा। स्मॉल फिश का अगर नापेंगे तो 100 किलो पकड़ लो, क्योंकि बाकी सब तो हिसाब वही है। 100, अब पॉन्ड के हिसाब से ले लो चलो तुम, मतलब पॉन्ड है तो कितना, एक काम करो, पॉन्ड है ना तो बहुत कम होता है, तो सब में ना एक पॉइंट लगा दो, जो पहले वाला डेटा था उसमें एक पॉइंट तो लगा ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पॉन्ड है, ओशन के मुकाबले छोटा है। लेकिन 0.1 ले लो, 0.3 ले लो, पॉइंट की 1 इसकी जगह तो 10 कर सकती हो ना, ये तो 10 कर सकती हो आराम से, 10 kg। और अगर तुम बिग फिश लोगी तो कितना आएगा बिग फिश बताओ?
हाँ 20 हाँ। अयो, मुझे बताओ कितना बिग फिश होगा मार्केट में एक पॉन्ड में? 20 ले लो, ज़्यादा थोड़ी। ज़्यादा नहीं होगा। 20 भी तुम ज़्यादा। मैंने ना स्मॉल फिश कितना लिया था बताओ? स्मॉल फिश पहले 10। वाले केस में कितना लिया था? 10,000। यहाँ पे 1000 ले लिया ना था ना स्मॉल फिश तो। वैसे 1000 भी ज़्यादा ही होता है वैसे तो, 1000 ले लिया था। ठीक है, 1000 ले लिया था। बिग फिश कितनी होगी? लगभग मुश्किल से 4-5 मैक्सिमम, इतना ही लंबी मछली होती है पॉन्ड में। और पॉन्ड में मछली मिलेगी तुमको? हाँ, पौंड में बड़ी मछली नहीं मिलती है पौंड में। पौंड में खाली वो लोग बंगाली बीड़ी पीते हुए जाता है और खाली एक दो टो टांग के ले आता है। एक दो एक आध मिल गई तो मिल गई, वैसे वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बिग फिश बहुत कम होती है। तो बिग फिश का अगर मैं वज़न निकाले जाऊँगा तो वो बहुत 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 कम है। और एक काम करो, इसको है ना 1000 स्मॉल फिश का यार वज़न एटलीस्ट 10 किलो तो नहीं होने वाला है। 1000 मछलियों का वज़न इतना नहीं होने वाला। 1000 मछलियों का 70-80 किलो होगा लगभग, 70 kg मान लो। ठीक है, डेटा से छेड़छाड़ तो कर ही सकते हैं, कौन सा डेटा एग्जाम में पूछ रहा है। मतलब कॉमन सेंस बोलेगा तो यार 1000 मछली, यार पहले के केस में 10,000 मछली लिया था तब 100 किलो लिया था। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे 1000 मछली का 70 किलो आएगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे चलो मानो 100 किलो लिया तो एटलीस्ट तुम 50 किलो तो लोगी। 50, 1000 है यार, 10 टाइम्स का मानते हैं, लेकिन 1000 मछली होती है यार। तो लेकिन अगर 4-5 लोगी तो इसका लगभग आएगा तुम्हारा 30-40 kg तुम्हारा को ये मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कॉमन सेंस है, मतलब ये डेटा को अगर तुम भूल भी जाओ ना, कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर तुम पॉन्ड में जा रही हो, माना कि फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज़्यादा है, फिर जू प्लैंक्टन का थोड़ा कम नंबर है, स्मॉल फिश का और कम है, और बिग फिश का तो बहुत ज़्यादा कम है। एक्चुअली पॉन्ड में जाते वक्त क्या होता है ना, बिग फिश का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओशन में तो क्या था, शार्क वार्क थी बहुत बड़ी बड़ी थी, तो वो वेट को कॉम्पेंसेट कर दे रही थी। तो अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे बनाऊँ, वो कहाँ गया, पिरामिड, बायोमास का पिरामिड बनाऊँ ना, तो बायोमास का पिरामिड ऐसा आएगा। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा ले लो, लेकिन यहाँ पे वापस कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये मैं समझा रहा था, स्पिंडल शेप मिलेगा यहाँ पे, इन्वर्टेड नहीं मिलेगा, स्पिंडल शेपेड मिलेगा। ठीक है, स्पिंडल शेप क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो हमारी बड़ी मछली होती है, वो बड़ी मछली बहुत कम होती है पॉन्ड में। ठीक है, बड़ी मछली पॉन्ड में बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू छोटी मछली, क्योंकि पॉन्ड में छोटी मछली का दबदबा है, जलवा है छोटी मछली का। इसीलिए अगर तुम टोटल निकालने जाओगी तो टोटल वेट बायोमास का स्पिंडल शेप का आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना बात, ये याद रखने वाली बात हो गई, स्पिंडल शेप्ड होता है। ठीक है, या बायोमास के लिए, नंबर के लिए नहीं, नंबर के लिए तो चलो ठीक है। नंबर बताओ, नंबर तो कम हो रहा था, नंबर कम हो रहा था, तो नंबर वाला तो चलो ठीक है, ये वाला नॉर्मल नंबर वाला ऐसा पिरामिड बनेगा। ठीक है, नंबर वाला तो अपराइट ही बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपराइट। ठीक है, बोर्ड देख लो, बोर्ड देख लो, अपराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मुझे बताओ ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में कहाँ से स्टार्ट करें? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पहले एक प्लांट कर देते हैं, फिर एक प्लांट, डियर, एक प्लांट, हाँ फिर आगे। प्लांट कर देते हैं, कोई भी प्लांट प्रोड्यूसर, हाँ। फिर बहुत सारा प्रोड्यूसर होगा, हम्म। फिर प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कार्निवोर कंज्यूमर, हम्म। सेकेंडरी टर्शरी, और फिर टॉप कंज्यूमर। नाम से ही समझ में आ रहा है ये फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्री को सिस्टम मत बना देना यहाँ पे। तो फॉरेस्ट में तो सिर्फ एक ट्री से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारे सामने पिरामिड बनाऊँ तो पिरामिड में क्या आएगा, मेनी हर्ब्स, मेनी हर्ब्स कर दिया, या श्रब्स कर दो, या ट्रीज कर दो, बहुत सारे हो सकते हैं। इनको खाने के लिए क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा,
रैबिट आ सकता है, डियर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। रैबिट, डियर, बफेलो, काऊ, बफेलो काऊ सब तैयार बैठा खाने के लिए। गोट, गोट तो है ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एक लड़का विराट कोहली से पूछते सर आपको गोट क्यों बोलते हैं, लड़का नहीं लड़की पूछी थी शायद, आपको गोट क्यों बोलते हैं, तो वो हंसने लग गया। अब क्या बोलेगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अब तुमसे कोई एनीवे चलो, इसको खाने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे, वुल्फ बैठा है, वुल्फ बैठा है, फॉक्स बैठा है, डॉग बैठा है, सब खाने के लिए बैठा है। और इसको खाने के लिए ऊपर में एक ही इंसान काफ़ी है, वो है लायन। तो इसका जो बनेगा वो अपराइट बनेगा। तो ये जो इतनी सारी बकवास जो मैंने की, अलग अलग इकोसिस्टम का, ट्री इकोसिस्टम समझाया, लेक पॉन्ड का अलग कर दिया, एक्वाटिक अलग कर दिया, और फॉरेस्ट अलग कर दिया, ऐसा क्यों किया? मतलब एक चीज़ समझाने के लिए खाली किया था, एक लाइन समझाने के लिए किया था, क्योंकि ऐसे ही तो चीज़ें याद रहती हैं। लाइन क्या है कि मोस्ट ऑफ फूड चेन के मोस्ट ऑफ पिरामिड अपराइट होते हैं। सब इकोसिस्टम देख लिया भाई, जलवायु सब नाप लिया, ठीक है। तो ये लाइन मेन था, ये लाइन मेन था। क्या लाइन मेन था कि अरे बाबा ये तो गायब हो गया। ये गायब क्यों जा रहा है? छोड़ो कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ फूड चेन के मोस्ट ऑफ पिरामिड्स जो होते हैं वो अपराइट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब एलियन में क्वेश्चन आएगा, जब कुछ समझ में नहीं आया कौन सा आ गया, तो तुम्हारा आंसर क्या जाना चाहिए, अपराइट जाना चाहिए, क्योंकि अपराइट ही तो होता है, ठीक है। कुछ कुछ है खाली, मतलब इसका ये जो एक्सेप्शन है उसको याद रखना है, बाकी सब अपराइट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि अब तुम्हारे सामने एक और बनाता हूँ, देखना। ट्रीज डोमिनेटिंग फॉरेस्ट, ये तो ट्रीज डोमिनेटिंग फॉरेस्ट मतलब एक फॉरेस्ट में, वो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये ना एक फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत डोमिनेट कर रहे थे, तो ट्रीज डोमिनेटिंग फॉरेस्ट अगर मैं तुम्हारे सामने बताऊँ तो कहानी वही रहेगी। कहानी क्या रहेगी कि 10,000 ट्रीज ले लो इस फॉरेस्ट में, और क्या 10,000 ट्रीज ले लो, इसको खाने के लिए 1,00,000 बर्ड ले लो। कितना लोगे खाने के लिए? 1,00,000 बर्ड ले लो, और 1,00,000 बर्ड को खाने के लिए तुम्हें पता है पैरासाइट कितने होंगे, 10,00,000। तो मतलब वो एकदम ट्री इकोसिस्टम के लिए तरह कहानी बन गया, ट्रीज डोमिनेटिंग फॉरेस्ट का ट्री इकोसिस्टम की तरह कहानी बन गया, ठीक है। ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट अगर एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा, तुम्हारा आंसर तुम्हें इसको क्या मान के सॉल्व करना है, ट्री इकोसिस्टम मान के सॉल्व करना है। ट्रीज डोमिनेटिंग है तो 1 ट्री को छोड़कर 10,000 ट्री ले लो, बर्ड जो जितने सारे ले लो उसको 1,00,000 कर दो, इसका नंबर बढ़ा दो, और क्या, ठीक है। बाकी बात सब वही है, ठीक है। जैसे कि एक और चीज़ मैं तुमको बताऊँ यहाँ पे, डेसिडुअस फॉरेस्ट, DECIDUOUS, डेसिडुअस फॉरेस्ट इन समर सीजन में अगर ले लो तो देखो ये थोड़ा अजीब है डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। क्यों अजीब है बता रहा हूँ, इसीलिए समझा दे रहा हूँ यहाँ पे डेसिडस फॉरेस्ट क्यों अजीब है, क्योंकि डेसिडस फॉरेस्ट में समर सीजन पे क्या होता है, सारे पेड़ हर श्रब पूरा का पूरा जंगल झड़ जाता है, पूरा का पूरा सूख जाता है, ठीक है। तो इसमें ना जो प्रोड्यूसर्स होती हैं वो होती हैं फिग ट्री। पहली बात तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसर होता है वो फिग ट्री होता है, और दूसरी बात जितना भी तुम्हारा पेड़ पौधा होता है वो सब तुम्हारा झड़ जाता है, ठीक है। तो अगर तुम एक फॉरेस्ट बना रही हो, फॉरेस्ट के लिए तुम्हारा इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए था, एक फॉरेस्ट के लिए अभी देखो कुछ देर पहले बताया, तो फॉरेस्ट के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए था फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कि प्रोड्यूसर ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम रैबिट, थोड़ा कम वुल्फ, थोड़ा कम लायन, यही होना चाहिए था फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में बाकी सारे प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाते, खाली एक पौधा जिंदा रहता है, खाली गायतोंडे जिंदा रहता है, उसका नाम है फिग ट्री। बट अकेला ये भी बेचारा कितना कर लेगा, तो फिग ट्री का नंबर मैं तुम्हारे सामने लूँगा, तो 100 फिग ट्री कर दो बस। यहाँ पे 100 फिग ट्री है बस, इतना कम फिग ट्री है। 100 फिग ट्री के ऊपर में तुम रैबिट वाबिट को पाल रहे हो जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, एकदम फॉरेस्ट की तरह लिखना है, रैबिट, गोट, डियर, ये सब जितना भी चीज़ है, काऊ फाऊ, गोट वोट सब लिख देना।
फिर मुझे बताओ क्या होगा। अब रैबिट से कम कौन आएगा, वुल्फ आएगा, वुल्फ आएगा, वुल्फ और तुम्हारा क्या बोलते हैं फॉक्स आएगा, और सबसे ऊपर में एक आदमी बैठा होगा, उस आदमी का नाम है लायन। तो मतलब होना क्या चाहिए था, ये जो रेड वाला है इस रेड वाला को ऐसा होना चाहिए था और बड़ा होना चाहिए था नॉर्मल फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनने के लिए, एकदम अपराइट। लेकिन होता क्या है कि इसका इतना सारा पंख जो है वो कुतर जाता है, क्योंकि जो बाकी जो मेंबर है वो मर जाते हैं ना। तो ये कहानी होता है यहाँ पे, जितना भी पेड़ पौधा होता है वो सूख के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा देखो अभी इसमें शो होगा, अभी शो नहीं हुआ है। पेड़ पौधा सूख के ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं क्यों। हाँ, ये देखो पेड़ पौधा जो है बाकी जितना भी कुतर गया, इसका पंख जो है कुतर गया, ये सब जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब मर चुके हैं। क्या मैं अपनी बात समझा पाया। तो स्पिंडल पिरामिड हम लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, स्पिंडल पिरामिड, स्पिंडल पिरामिड यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट में स्पिंडल पिरामिड देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी जितने भी प्लांट है वो सब मर जाते हैं, सिर्फ एक ही तरह का प्लांट जिंदा रहता है, वो है फिग ट्री। ठीक है, इसको रोम्बिक पिरामिड या कॉनिकल पिरामिड भी बोल सकते हैं, कॉनिकल या रोम्बिक पिरामिड। ठीक है, नींद आ रहा है, नींद नहीं आ रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे, नींद नहीं आ रहा। क्यों उसको बोला कॉनिकल, क्यों बोला, क्योंकि इसका जो शेप है ना उसका शेप इस तरीके का होता है। देखो खाली एक कम है, बाकी सब अपराइट की तरह, ये पूरा अपराइट ही जाना चाहिए था, लेकिन नीचे वाला का नंबर कम हो जाता। तो कॉनिकल या रोम्बिक शेप का ऐसा तरह का पिरामिड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कॉनिकल रोम्बिक या स्पिंडल पिरामिड। किसमें देखने को मिलता है, डेसिडोस में देखने को मिलता है। वन लाइनर याद होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। चलो ठीक है, आगे। अगर मैं तुम्हारे सामने ये ना इसका जवाब देना है एग्जाम में, ये मतलब है ना, ये तुम्हारा ऐसे इस लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगी कि तुम अपने मन से बना सकती हो। मैं तुम्हारे सामने एक ट्री बना देता हूँ, ट्री के बाद मैं तुम्हारे सामने ट्री को तो इंसेक्ट्स ही खाता है, बर्ड्स की जगह पहले इंसेक्ट्स ले आया। इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है, बर्ड्स खा रहा है। लो भाई, ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया इकोसिस्टम। बर्ड्स को कौन खा रहा है, लार्ज बर्ड्स, और ये स्मॉल बर्ड्स ले लो। ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया। नॉर्मल पैरासाइटिक फूड चेन में ट्रीज को बर्ड्स खाती थी, बर्ड्स को उसके छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स खाते थे। यहाँ पे ट्री को इंसेक्ट्स खा लिया, इंसेक्ट्स को बर्ड खा गया, बर्ड स्मॉल बर्ड्स को कौन खा गया, लार्ज बर्ड खा गया। ये तो भाई पैरासाइटिक फूड चेन की एग्जांपल है नहीं, लेकिन चलो देखते हैं अगर सॉल्व करना हुआ। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ट्री तो भैया एक ही होगा, इंसेक्ट जो है वो 1000 होगा, इंसेक्ट 1000 होगा। स्मॉल बर्ड्स अगर मैं तुम्हारे सामने ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अगर लार्ज बर्ड्स निकालूँ तो वो सिर्फ 10 होगा। कॉमन सेंस यही कहता है मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे बनाऊंगा पिरामिड, तो पिरामिड कुछ इस तरीके का बनेगा। सिर्फ वन ट्री है और इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 1000 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तुम्हारे सामने बर्ड्स बनाऊंगा तो बर्ड बनेगा कुछ इतना। ठीक है, ये हो गया स्मॉल बर्ड, कितना बनेगा, 100 बनेगा। फिर स्मॉल बर्ड्स के बाद और कम तुम्हारा क्या बनेगा, लार्ज बर्ड 10। ठीक है, तो इस तरह का कुछ तुमको मिलेगा, स्पिंडल शेप बनेगा, स्पिंडल शेप। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा था, देखो नॉर्मली जाना ऐसे ही चाहिए था, नॉर्मली नहीं मतलब एक नॉर्मल अपराइट पिरामिड इसी को बोलते हैं, लेकिन साथ में नीचे में धोखा कौन दे दिया, ये एक ट्री धोखा दिया, बाकी सब एकदम नॉर्मल चकाचक काम कर रहा था। ठीक है, आगे देखो क्या है। अगर स्पिंडल नहीं दिया हुआ रहे तो आंसर में इन्वर्टेड मार्क कर देना, और क्या, मतलब इतना रिजिड नहीं होना है। वो बोलेगा इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड ही मार्क कर देना, और क्या। ठीक है, बट ऐसे इन्वर्टेड नहीं देगा आंसर में, क्वेश्चन में नहीं देगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हुआ ही नहीं, ऑप्शन में हुआ अपराइट स्पिंडल, अपराइट हुआ, इन्वर्टेड हुआ, नन हुआ, तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, इन्वर्टेड मार्क कर देना, क्योंकि ये इन्वर्टेड हो गया, और क्या, इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, आगे ये इतना कोई पढ़ाता नहीं है डिटेल में, लेकिन चलो मेरे को पढ़ाया गया था तो मैंने तुमको पढ़ा दिया, हिसाब बरोबर। आगे देखो, मैं ना तुमसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, समझना। एनर्जी पिरामिड,
मैं नंबर का पिरामिड के बारे में बात नहीं कर रहा, एनर्जी के पिरामिड के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर का पिरामिड का बात खत्म हो चुका है यहाँ पे। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट। मुझे बताओ क्यों? वाई एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? क्योंकि उसमें एनर्जी 10% कम होते जाता है ना। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू आंसर आएगा। इसका रीजन क्या रहेगा? एसर्शन का रीजन जो बनेगा अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स एनर्जी 10% जो भी है काइनेटिक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कॉन्सेप्ट जो भी है, ठीक है। तो एनर्जी पिरामिड खत्म यहाँ पे। तो नंबर पिरामिड और एनर्जी पिरामिड खत्म हो गया। तीसरा पिरामिड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो इधर आता है ये चीज़ कि वेट ऑफ, पिरामिड को समझने से पहले वजन को समझो। वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म का वजन हो सकता है, ठीक है। एक वजन जिसका नाम है ड्राई वेट और दूसरा है वेट वेट। वेट वेट और दूसरा है ड्राई वेट। तो अगर तुम्हें पिरामिड ऑफ बायोमास चाहिए तो उससे पहले तुम्हें वेट का कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास में एक्चुअली हमें वेट को नापते हैं। तो वेट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई वेट और दूसरा होता है वेट वेट, ठीक है। वेट वेट को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फ्रेश वेट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेश वेट, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा एक्चुअल वज़न, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मतलब तुम्हारा अभी जो वज़न है वो क्या है? फ्रेश वेट है, ठीक है, या वेट वेट है, एक्चुअल वज़न है। कितना होगा? सपोज करो तुम 100 किलो की है, लेकिन है नहीं, अभी तो 40 किलो की होगी, लेकिन चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्चुअल वेट है 100 किलो। मेरा भी से कम ही है, मेरा 65 समथिंग है। तो एक्चुअल 65.8, कल ही नापा था, 65.8 समथिंग है, ठीक है। तो ये हुआ एक इंसान है, उसका वजन कितना है? 100। तुम्हारे पापा ले लो यार, तो तुम्हारा एक्चुअल वेट है 100 किलो, ठीक है। ड्राई वेट तब होगा जब तुम्हारे पापा को एक मशीन में डाल देंगे जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। पापा को बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दो, उड़ा दो साले को नहीं ऐसा नहीं बोला है, तौबा तौबा। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है कि एक मशीन होता है, उस मशीन में हम क्या करते हैं कि फल वल कुछ भी चीज़ को रख देते हैं, तो वो क्या करता है उस फल वल के अंदर का जितना भी पानी वानी होता है सबको सुखा देता है, ठीक है। पूरा पानी वानी सुखा देता है। तुमको जो रेमनेंट मिलेगा वो मिलेगा ड्राई वेट, सूखा वजन। 30 किलो के हो जाएंगे तुम्हारे पापा। देखो पापा को ऑपरेशन कराने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ड्राई वेट में डाल दो, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दो। हाँ वो बात अलग है, उनका क्या पता प्राण पखेरु भी ना रहे इतना हीट के मिलने के बाद। बॉम्ब किलोमीटर में किसी इंसान का नहीं रहेगा, तुम्हारे पापा का किसी इंसान का नहीं रहेगा। किसी तुम एक अगर इस मशीन के अंदर में इस सेफ को डाल दोगी, तो इस सेफ को अगर तुम हीट कर रही हो यार, तुम समझते हो इतना गर्म हीट कर रही हो कि पूरा सूख जा रहा है, इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है सब उड़ जा रहा है, खाली जो मेटल्स हो गए या तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो बचे हुए मिले, बाकी सब सूख गया। पानी पूरा बॉडी का ख़त्म, डिहाइड्रेटेड बॉडी का, हार्ट से पानी ख़त्म, लंग से पानी ख़त्म, लीवर से पानी ख़त्म, पानी ख़त्म, इडिमा ख़त्म, इनफैक्ट कोई भी म्यूकस सिक्रीशन सब ख़त्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राई वेट बोलेंगे। और 30 kg ही हमें मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, ऐसा नहीं कि 30 kg मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझना, कहाँ गया ये? हमने ये भी 10% ही है क्या? और ड्राई वेट देयर इज़ नो सीजनल इफेक्ट। हाँ एक ये भी है, ये एक लाइन है जो लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम मुझे बताना कि ऑन ड्राई वेट देयर इज नो सीजनल इफेक्ट। बताओ इसका मतलब। देयर इज नो सीजनल इफेक्ट। अच्छा, और तो जब सब निकल गए, पानी वानी सब निकल गए, तो फिर इफेक्ट क्या ही पड़ेगा सीजन पे? नहीं ये नहीं है इसका मतलब ये है कि जो सीज़न होता है ना, देखना ऐसा होता है कि हम लोग गर्मी के सीजन में ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी से पानी का लॉस हो रहा होता है। ठंड के सीज़न में हमारा वेट बढ़ जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में पानी रिटेंड होता है, पानी का भी वजन आ जाता है। मतलब गर्मी में हम 65 किलो करें तो अभी हम 70 किलो के हो जाएंगे। वो बात अलग है, घून का लाडू चाप रहे होंगे बैठ के, इसीलिए वज़न बढ़ गया। लेकिन तभी भी मतलब बॉडी से पानी का लॉस नहीं हो पाता है ना, स्वेट के फॉर्म में या
कोई और भी फॉर्म में। तो इससे क्या होता है, तो सीज़न का इफेक्ट पड़ता है बॉडी के वेट पे, ठीक है। तो अगर एक इंसान है या अगर एक लायन है, कोई भी टिश्यू है, उस टिश्यू का अगर हम ड्राई वेट नाप रहे हैं, भले ही हम ठंड में नापे भले ही हम गर्मी में नापे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक नॉर्मल इंसान का वज़न तुम ठंडा में नापो या गर्म में नापो, या नॉर्मल टिश्यू का वज़न अगर तुम ठंड वाले माहौल में नापो, मतलब तुम पेट्री डिश पे या डिश पे रख के ना नापोगी तो सही टिश्यू का वज़न, तो तुमको अलग अलग रीडिंग्स बताएगा अगर अकॉर्डिंग टू द रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, ठीक है। ड्राई वेट पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे सामने बॉम किलो कैलोरीमीटर का एक डायग्राम बनाऊं, तो बॉम कैलोरीमीटर इस तरह का भगोनी में होता है। इस भगोनी में ये टिश्यू रखने का सामान होता है, और यहाँ पे मैंने रेड कलर से टिश्यू रख दिया, ठीक है। 3 ग्राम टिश्यू रखा लायन का। कितना ग्राम रखा? 3 ग्राम टिश्यू ऑफ लायन। 3 ग्राम टिश्यू ऑफ लायन रखा, मुझे सिर्फ 0.3 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि बाकी का जितना भी चीज़ है वो भाप बन के उड़ जाएगा, इवापोराइज हो जाएगा अपॉन गिविंग हीट, ठीक है। इलेक्ट्रोड के ज़रिए हीट देते हैं इसके अंदर में। तो अगर 3 ग्राम है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमास। यानी बायोमास जो होता है वो ड्राई वेट को कंसिडर करता है, ना कि वेट वेट को। तुम्हारा वज़न 40 किलो है तो वो बायोमास नहीं है। अपने आप को पहले बॉम कैलोरीमीटर के अंदर में डालना, जितना बचेगा वो तुम्हारा बायोमास कहलाएगा, ठीक है। कंसेप्ट ये है, ये समझाना चाहता था। तो अगर 3 ग्राम का टिश्यू लेता है तो 0.3 ग्राम ही बचता है, तो इसी को ड्राई वेट या इसी को हम बायोमास कहते हैं, ठीक है। चलो अब क्या किया ये, एक सेकेंड रुकना। किलोमीटर में किलोग्राम, ठीक है। ये नापने का है और क्या तरीका, 500। देखो ये बायोमास क्यों आया, वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमास, क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास बनाते हैं तो इसी को समझने के लिए देखो यहाँ पे बना रहा हूँ तुम्हारे सामने ना, एक फील्ड एरिया बना रहा हूँ, फील्ड एरिया, ठीक है। फील्ड एरिया में ये रहा फील्ड एरिया। इस फील्ड एरिया में क्या देखने को मिलेगा तुमको? 1 लायन मिल जाएगा, 10 वुल्फ मिल जाएगा और 100 रैबिट मिल जाएगा। ये मिलेगा तुमको फील्ड एरिया में। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया नापना है तो 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लो। इसके अंदर में तुमको रैबिट, वुल्फ, लायन सब मिल जाएगा। और हरा वाला क्या बनाया सर? हरा वाला बैंडेज नहीं है, हरा वाला ग्रास बनाया है, ठीक है। हरा वाला क्या बनाया है? ग्रास बनाया है। तो कुल मिलाकर समझ लो कि 2000 किलो का क्या है मेरे पास? ग्रास है, ठीक। तो मुझे बताओ कितना बायोमास निकलेगा ग्रास से? ग्रास से कितना बायोमास निकलेगा? 10%, यानी 200 किलो। मैंने बोला ना 3 किलो का 3 ग्राम का 0.3 ग्राम कर देते हैं। 30 किलो का कितना करेंगे? 3 केजी करेंगे। 300 किलो का कितना करेंगे बायोमास? 30 केजी करेंगे, 10% लगभग, ठीक है। तो 200 किलो ग्रास है, 2000 किलो ग्रास है तो 200 किलो क्या बन जाएगा? बायोमास मिल जाएगा तुमको इसका, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया में सिर्फ ग्रास ही नहीं है, 100 रैबिट है। और हर रैबिट का वज़न अगर मैं 7 किलो मानूँ तो 100 रैबिट का वज़न कितना हो जाएगा टोटल? 700 केजी रैबिट मिल जाएगा। और अगर मैं तुम्हारे सामने 700 केजी रैबिट रख दूँ तो उसका बायोमास कितना मिलेगा मुझे? 70 केजी मिलेगा। बहुत बढ़िया। और अगर सपोज़ करो मैंने तुम्हारे सामने 10 वुल्फ रखा, ठीक है, और हर एक वुल्फ का वज़न तुम्हारे सामने है कितना केजी? 50 किलो का एक वुल्फ है, ठीक है। 50 केजी का एक वुल्फ है, नहीं 50 केजी नहीं है। तुम एक काम करो, कितना करे यार, 5 × 10 50,
हाँ तुम 50 किलो का एक वुल्फ रख लो, ठीक है, एक एक वुल्फ 50 किलो का है, तो 10 वुल्फ का वज़न कितना हो जाएगा, 500 किलो हो जाएगा, 500 केजी वुल्फ मिल गया। तो मुझे बताओ इसका बायोमास क्या निकलेगा, 50 केजी 50। निकलेगा। अच्छा मैंने तुम्हारे सामने एक लायन रखा, ठीक है, एक लायन का वज़न कितना होगा, एक लायन का वज़न 100 किलो मान लो, तो 100 किलो का अगर मैं तुम्हारे सामने लायन रख दूँ तो इसके लिए तुमको कितना मिलेगा, 10 केजी मिलेगा, ठीक है। तो जो बायोमास होता है ना ये वो हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करते, वो टोटल लेवल पे कर रहे हैं हम लोग, देखो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करते, इंडिविजुअल लेवल पे से कर सकते हैं बट सुटेबल यही रहता है कि टोटल कितना रैबिट बना उसका 10% कर दो, ठीक है, क्योंकि यही नियम होता है। तो कुल मिलाकर तुम जोड़ोगे तुमको क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया पे तुमको टोटल बायोमास मिल जाएगा। इस केस में कितना मिला, 70, 50, 120 और 200, 320 और 330 केजी मिल जाएगा। 330 केजी तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बायोमास मिल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ है डेफिनेशन स्टैंडिंग क्रॉप का? आगे एक बार वापस आएगा उस समय और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। टोटल बायोमास इन अ गिवन सेट ऑफ एरिया, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब ये नहीं होता कि तुम 10, अच्छा ऐसे तुम अगर तुम्हारा हिसाब लगाते तो क्या होता, 2000 किलो का तो ग्रास ही हो जाता, 700 किलो का रैबिट हो जाता, 500 किलो का वुल्फ हो जाता, 100 किलो का लायन हो जाता, कुल मिलाकर 3200 और 100 3300 हो जाता, मतलब इनका 3300 केजी, इतना नहीं होता। बायोमास को लेते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर में। उसको स्टैंडिंग क्रॉप मतलब ये होता है कि एक हमेशा ड्राई वेट को कंसिडर करते हैं, वेट वेट को कंसिडर नहीं करते। गिवन सेट ऑफ लैंड पे कितना मेरा ऑर्गेनिक मैटर पानी को हटा रहे तो बचता है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्टिविटी में पार्ट ले रहा है या हमारे नेचर में पार्ट ले रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमेशा स्टैंडिंग क्रॉप। 10% हाँ लाइक हमेशा 10% ही रहते हैं वेट वेट से हाँ जो अभी ड्राई वेट। हाँ अभी 10% ही मान के चलो एक बार के लिए, कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन इसमें आता नहीं है कि 10% होता है, बट तुमको एग्जाम्पल तुमको बोला कि 10% ही बचता है, 90% उड़ जाता है, तो लाइक दैट वो एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, लेकिन निंड में 10% है। ठीक है। चलो इसके बाद अगर तुम्हारे सामने तो अगर ग्रास इकोसिस्टम, चलो हो गया वैसे फूड चेन ऑफ ग्रास इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम का फूड चेन बना दिया था ना, बना दिया था, हाँ। तो सिर्फ दो ही इकोसिस्टम इन्वर्ट हुआ है। देखो अगर मैं तुम्हारे सामने ना ट्री इकोसिस्टम रख दूं, ट्री इकोसिस्टम में क्या हुआ बताओ तो, क्या इन्वर्टेड था, नंबर इन्वर्टेड था ट्री इकोसिस्टम में, देखना ट्री इकोसिस्टम में नंबर इन्वर्टेड था, मतलब एक से स्टार्ट करता है और वो फैलता है, इन्वर्टेड इकोसिस्टम, इन्वर्टेड पिरामिड बना था ना, नंबर जो था, नंबर ऑफ मतलब पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या था, वो इन्वर्टेड था। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या इन्वर्टेड था, मुझे बताओ। वेट बायोमास एंड वेट। बहुत बढ़िया, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड था, ठीक है। और फॉरेस्ट में क्या इन्वर्टेड था, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, नंबर पिरामिड कैन बी अपराइट, कैन बी इन्वर्टेड या स्पिंडल, डिपेंड करता है कि तुम्हारा फॉरेस्ट कौन सा है, ठीक है। अच्छा नंबर इन्वर्टेड और किस में था, ट्री या ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट, इन दोनों में क्या था, नंबर जो था वो इन्वर्टेड था। डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या था, स्पिंडल था, स्पिंडल शेप का था, स्पिंडल शेप का क्या इन्वर्ट था, मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या था, मतलब मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड में नंबर या तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ नंबर पिरामिड जो था वो अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है या स्पिंडल हो सकता है, तो स्पिंडल जो नंबर था शायद वो था स्पिंडल शेप, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखना उसमें से नंबर। हाँ नंबर। हाँ नंबर था, तो उसमें स्पिंडल शेप डेसिडुअस फॉरेस्ट हो सकता है। नॉर्मल फॉरेस्ट जो अगर मैं बात करूँ, यानी अगर रेन फॉरेस्ट एग्जाम में आ जाए तो रेन फॉरेस्ट एक नॉर्मल फॉरेस्ट है, उसमें तुम्हारा अपराइट होगा, ठीक है, रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक नॉर्मल फॉरेस्ट होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो था बकवास सा चीज़, कभी एग्जाम में पूछेगा तो यही दो पूछेगा, ठीक है, तुम्हारे एलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देखना याद करने का तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, देखो याद करने का तरीका ये है इसमें, ये क्या है ए, ये क्या है बी, यानी एक्वाटिक में बायोमास का इन्वर्टेड होता है ए बी, ए के बाद बी आता है तो
और ये क्या है, टी, और इसमें क्या है, ये एन है, टी एन क्या होता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से याद कर सकते हो, उनको ऐसे याद कर दो, ट्रिन। ट्रिन ट्रिन मोबाइल का घंटी बनता है ना, ट्रिन 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 ट्रिन, वैसे भी तुम याद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ट्री इको सिस्टम होता है और एक्वाटिक इको सिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम नहीं है वो, ट्री इको सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए ट्रिन करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी पिरामिड के बारे में। मुझे तुम ये बताओ लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ पिरामिड बताओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ। बताओ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पिरामिड। लिमिटेशन ये है कि ये मैग्नेट है। अच्छा, और लिमिटेशन ऑफ पिरामिड को समझते हैं हम लोग, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ पिरामिड को समझने से पहले कुछ मज़ेदार चीज़ों के बारे में वापस से डिस्कशन करते हैं। तुम्हारे सामने ना मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने ये मैंने प्लांट ले लिया। प्लांट को कौन खाएगा, दिमाग कहता है रैबिट भाई साहब को बुला लो, ड्यूटी पे लगा दो। रैबिट ने प्लांट को खा लिया। रैबिट ने जैसे इसको खाया, रैबिट को किसने खाया, वुल्फ ने खाया। अपने कर्मों की सजा तो बेचारा भुगतेगा ही। वुल्फ को किसने खाया, लायन ने खाया, ठीक है। लायन का नंबर 1 होता है, वुल्फ का नंबर 10 ले लो, रैबिट का नंबर 100 ले लो, और प्लांट का नंबर 10,000 ले लो, ठीक है। बेसिक सा बात है। देखो मैं तुम्हारे सामने ना बहुत ही कॉमन सेंस एक बम फोड़ के जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा, रैबिट का जो नंबर है उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी वुल्फ का है, ठीक है। अगर वुल्फ कामचोर निकला तो रैबिट का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वुल्फ कामचोर नहीं निकलेगा। और वुल्फ का नंबर को भी कौन मेंटेन करेगा, लायन मेंटेन करेगा। लायन सबको खाता है वैसे भाई तवे। लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम एक ये ना इकोसिस्टम जो होता है वो जो एक टिफिन सर्विस की तरह है, मैंने बताया था पहले भी, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। तुम्हें रोज टिफिन पहुँचाने की जरूरत नहीं होती कि बाबू आज तुमने खाना नहीं खाया, खाना खा लो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जंगल में गया, जंगल में जाके मैंने 100 रैबिट्स को और छोड़ दिया। तो मैंने जो 100 रैबिट्स को छोड़ा, हमने जो एक्स्ट्रा छोड़ा, क्या वुल्फ उसको कंट्रोल करेगा? जो रैबिट है वो सारा पौधा खा लेगा। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ ना, वुल्फ कंट्रोल करेगा? बड़ी होशियार हो गई हो। करेगा, लेकिन उतना कैसे control करेगा भाई, कैसे करेगा? वुल्फ का नंबर ऑलरेडी कांस्टेंट है, वुल्फ का नंबर थोड़ी बढ़ा रही हो। वुल्फ तो सुबह भी खाता है, शाम को भी खाता है, अब क्या दोपहर में रैबिट को ही खाएगा वो? उसका पेट भी तो बोल के एक चीज़ है। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम जो जितना नंबर ऑफ रैबिट को ऐड करेंगे ना, वुल्फ उसको कंट्रोल नहीं करेगा। यानी इसका मतलब रैबिट को फिनिश होने में लगेगा टाइम, इट टेक्स टाइम, लॉन्ग टाइम नीडेड, है ना। तो वुल्फ रैबिट का नंबर कंट्रोल कैसे होगा? रैबिट का नंबर कंट्रोल करता है उसके नीचे वाला स्पीशीज। फिर यानी तुम बहुत सही बोली, तुम दिमाग से खेल गई। उसका कौन कंट्रोल करेगा? ग्रास कंट्रोल करेगा उसका नंबर। कैसे कंट्रोल करेगा? वाया द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अपने ही स्पेसिफिक नंबर छोड़ दिया, ग्रास को खचड़ खचड़ खा जाएगा। तो मतलब नॉर्मली जिम्मेदारी होता है वो ऊपर, उससे ऊपर वाले लेवल को कंट्रोल करने का होता है। लेकिन जब हम किसी कारणवश का नंबर बढ़ा दें तो इसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी इसके नीचे वाले के पास आ जाता है, इसके नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के पास आ जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ये है कि बायोटिक पोटेंशियल जो होता है वो ग्रास का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लायन। तभी तो ग्रास धड़ल्ले से फैल रहा है इन कंपैरिजन टू लायन, ठीक है। लायन का बायोटिक पोटेंशियल उतना नहीं होता। यानी इसका रैबिट का नंबर जो है, उसका नंबर जो है उसके ट्रॉफिक लेवल पे, उसके आगे वाले पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक रैबिट इकोसिस्टम में है तो उसका नंबर सिर्फ आगे वाले स्पीशीज़ पे नहीं, पीछे वाले स्पीशीज़ पे, यानी पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है फूड चेन का।
फूड चेन का स्टेबिलिटी ऐसे ही हो सकता है अगर तुमने नंबर, अब देखो फूड चेन क्या था, फूड चेन मतलब इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, बात खत्म। फूड चेन का यही दिक्कत था। फूड चेन बोलता है कि भैया ये इसको रैबिट, ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को ये खाया, ठीक है, और इसको ये खाया। लेकिन फूड चेन तो इसने बताया ही नहीं। फूड चेन तो बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, डरपोक सा निकला। वो बोलता है इसको खा के निकल गया, लेकिन उसने तो इस सीन को अपने अंदर में इंक्लूड ही नहीं किया। इस सीन को वो इंक्लूड करता तब उसको ये चीज़ समझ में आता कि ये इकोसिस्टम जो है सिर्फ आगे नहीं चलता। इसका मतलब अगर कल को मैंने वुल्फ को जोड़ दिया, कल को अगर मैंने वुल्फ को जोड़ दिया तो लायन उसको खाने वाला नहीं है। वुल्फ का नंबर बढ़ेगा तो रैबिट का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वुल्फ अपने आप मर जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी ख़त्म हो सकता है। हम बाहर से जो भी हस्तक्षेप करेंगे उससे हमारा इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी ख़राब हो सकता है। तो जो हमारा स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो फूड चेन होता है वो हमको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं देता है। क्या नहीं देता है? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो होता है वो प्रोवाइड नहीं करता फूड, क्योंकि फूड चेन में फिक्स है कि इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, बात खत्म। फूड चेन में स्टेबिलिटी बोल के चीज़ ही नहीं है। स्टेबिलिटी चीज़ क्यों नहीं है? देखो स्टेबिलिटी कैसे है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये तार है, मैं इसको बोलूँगा तार स्टेबल है। स्टेबल कैसे है? मैंने इसको टाना है, ये फटा नहीं। तुम छेड़ोगी तब ना तुम बता सकते हो स्टेबल है या नहीं है। तो वैसे ही फूड चेन है। फूड चेन को अगर तुम कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी, फूड चेन हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा फूड चेन, क्योंकि रैबिट का नंबर आया था, कंपटीशन डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। फूड चेन क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो फूड चेन स्टेबल नहीं होता है, समझ में आया? फूड चेन स्टेबल नहीं है। आगे बात करते हैं। एक और चीज़ समझो यहाँ पे, एक और चीज़ समझो। तुम्हारे सामने मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने ये बना दिया मैंने लीफ। इस लीफ को खाएगा कौन? इस घास को खाएगा कौन? ये ठीक है। इस लीफ को खाने के लिए मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को पेश करता हूँ। पी खा लिया सपोज करो, इसको कौन खा लिया? इसको ए खा लिया। इसको कौन खा लिया? एम भी खा सकता है, और इसको कौन खा सकता है? एक्स भी खा सकता है। पी को कौन खाएगा? क्यू खाएगा। क्यू को कौन खाएगा? आर खाएगा। ए को कौन खाएगा? बी। बी को कौन खाएगा? सी। एम को कौन खाएगा? एन। एन को कौन खाएगा? ओ। एक्स को कौन खाएगा? वाई। वाई को कौन खाएगा? जेड। इस तरह का मैंने डिफरेंट फूड चेन कॉमन से उसको सोर्स से बना दिया, ठीक है। तो अभी क्या है ना, मैं तुम्हारे सामने एक काम करता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे सामने ए को ख़त्म कर दिया, ए को ख़त्म कर दिया, तो ये पूरा का पूरा फूड चेन क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फूड चेन का कॉन्सेप्ट अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बोला कि अगर एक भी स्पीशीज़ को अगर टपका दो, एक भी स्पीशीज़ का नंबर बढ़ा दो, इसको ख़त्म करना है ना, ए को ख़त्म करने के लिए क्या है? बी का नंबर बढ़ा दो या इस प्लांट को कम कर दो, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा और फूड चेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये फूड चेन बर्बाद होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़, इस हिसाब से तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाना चाहिए था कि अगर इस, क्योंकि देखो जंगल ऐसे ही चलता है, ठीक है। जंगल में एक चीज़ को बहुत लोग हैं खाने वाले, ठीक है। तो अगर तुम किसी एक चीज़ को मार दोगी तो उसकी आने वाला यानी बी भी मर जाएगा, सी भी मर जाएगा, और धीरे से करते करते पूरा जंगल मर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फूड चेन अगर जंगल में होता मैन मेड तो ऐसा नहीं होता, जंगल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता, ठीक है। या अगर मान लो हमने कोई एक एग्जॉटिक स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस कर दी, वो एग्जॉटिक स्पीसीज़ जो थी वो सिर्फ ए को खाती थी, तभी भी तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ए गया तो बी गया, बी गया तो सी गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। अभी देखो क्यों नहीं होता ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि सपोज ये इधर चल रहा होता है, बी जो हो रहा होता है वो पी को खा रहा होता है। बी क्या है? पी को खा रहा है, ठीक है। एम को अलग अलग चीज़ चल रहा है, ठीक है। बी सबको खा रहा है, बी इसको भी खा रहा है, बी इसको भी खा रहा है, ठीक है। बी को खाने वाला ये भी है, ये भी है, ये सब मतलब पूरा मतलब फूड चेन जो है चल रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हारे सामने और अगर बनाऊं तो ए को खाने वाला ये भी है, ये भी है, और अगर येलो कलर से बनाऊं तो ये भी है ए को खाने वाला। तो इसका मतलब सिर्फ एक स्पीसीज़ के बारे में बात करूं जो कि है बी, दिख रहा होगा गौर से बोर्ड पे, बी को देखना। बी सिर्फ ए को नहीं खाता है, बी सिर्फ ए को नहीं खाता है। बी जो है सिर्फ एक फूड चेन का पार्ट नहीं है, वो बहुत सारे फूड चेन का पार्ट है, ठीक है। बी सिर्फ ए को नहीं खाता है, तो इसीलिए अगर मैं ए को मार दूंगा तो बी नहीं मरेगा, सी नहीं मरेगा,
इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर एक इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं फूड वेब वैसे, क्योंकि हमने एक जंगल, एक वो बना दिया, वेब बना दिया, ठीक है, जिसमें एक ही स्पीसीज को गिरने वाला 10 जन बैठा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू फूड चेन, क्योंकि फूड चेन में अगर एक भी स्पीसीज को मार दिया तो पूरा का पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर एक जंगल में यानी एक इकोसिस्टम के अंदर में फूड वेब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वो स्टेबल क्यों है? बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही स्पीसीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसको उसके लिए मेन्यू में 10 ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम सिर्फ चावल खाती हो और एक दिन तुम्हारी मम्मी चावल नहीं बनाई तो तुम सिर्फ छिप के मर जाओगी, फिर तो ऐसा नहीं होता है ना, क्यों? तुम सब कुछ खाती हो, तो इकोसिस्टम स्टेबल है वैसे, ठीक है। यही रीज़न है कि तुम्हारा जितने ज़्यादा स्पीसीज होते हैं एक इकोसिस्टम में, जितने ज़्यादा स्पीसीज होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स फूड चेन, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स फूड चेन उतना ही स्टेबल। समझ में आया ये लाइन? जितने ज़्यादा स्पीशीज होते हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स फूड चेन होता है, उतना ही स्टेबल क्या होता है? इकोसिस्टम। लेकिन फूड चेन में ऐसा था कि जितने ज़्यादा तुम्हारे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे मेरा फूड चेन जो होगा उतना अनस्टेबल होगा। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता, जितने ज़्यादा स्पीशीज बढ़ाते जाएंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा? इकोसिस्टम स्टेबल। क्योंकि अगर फूड चेन लेता तो एक के मरते ही सब मर जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देर इज़ नो ऑप्शन इन अ सिंगल फूड चेन, नो ऑप्शन, कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर अगर हम बी को मार भी देंगे, अगर बी को मार दिया तभी भी ये आर जिंदा रहेगा, क्योंकि आर एन को खा सकता है, वाई को खा सकता है, क्यू को खा सकता है, ए एम एक्स किसी को भी खा सकता है, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन होगा इसके पास, आर के पास क्या है? बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो आर कहता है अरे बी तुझे जाना है तो जा। अगर एक क्या बोलते हैं उसको, गार्डन में अगर एक रोज़ कम हो भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और भी लोग हैं हमें इस गार्डन में। तू क्या अपने आप को बहुत महान समझती है? और भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है। इकोसिस्टम में यही चल रहा होता है, बिकॉज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं तुम्हें बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ यहाँ पे, कि बायोडाइवर्सिटी तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी अगर हाई होगी, नंबर ऑफ स्पीशीज हाई होगी, फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, इकोसिस्टम स्टेबल होगा। यानी एक इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को हाई करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी रिच कैसे होगी? अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज को हाई कर दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होगा, मेरा बायोडाइवर्सिटी उतना अच्छा होगा। क्या ठीक है ये बात? एक और चीज़, बायोडाइवर्सिटी ना सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करता, बायोडाइवर्सिटी एक और टर्म पर डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में प्रोडक्टिविटी पे क्यों डिपेंड करता है? प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब प्लांट्स जो हैं उतने ज़्यादा हैं, ठीक है। और हर साल तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी तुम्हारा एंड ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, लेस वेरिएशन, प्लांट्स स्पीशीज ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज, इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। देखो ना, जितना ज़्यादा स्पीशीज होगा, चाहे प्लांट का हो एनिमल का हो, उतना ज़्यादा क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्लांट होगा, अच्छा एक चीज़ इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि हमने तो सिर्फ एक प्लांट से इतने सारे स्पीशीज़ को बना दिया सिर्फ, लेकिन एक ही तरह के खाना थोड़ी होता है, सिर्फ आलू ही थोड़ी होता है, गोभी भी होता है, मटर भी होता है, सभी कुछ होता है ना, सभी कुछ होता है। तो अगर चाहे एनिमल का स्पीशीज हो चाहे प्लांट का स्पीशीज हो, अगर मैं उसका नंबर को बहुत ज़्यादा कर दूँ तो इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाएगी, ठीक है। यानी बायोडाइवर्सिटी का जो एनरिचमेंट है वो नंबर ऑफ प्लांट के स्पीशीज, नंबर ऑफ एनिमल के स्पीशीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्लांट का स्पीशीज होगा उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हाई होगा,
और जितना ज़्यादा प्लांट का नंबर ज़्यादा होगा इसका मतलब प्रोडक्टिविटी भी तो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट कर रहा, प्लांट खाना बना रहा है। तो यानी अगर एक इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है तो हम ये कह सकते हैं वो इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। समझ में आया ये बात? बहुत बढ़िया, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, इधर लिख दिया गया है ये लाइन। ठीक, आगे आगे बात करते हैं। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जाम, उसमें लिखा हुआ मॉडल में क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल फूड प्रोडक्शन भयंकर लेवल पे हो रहा होता है। क्या ये स्टेटमेंट दोनों सही है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट स्टेबल है और फूड प्रोडक्शन बहुत भयंकर लेवल पे है। सही है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने बताया था, अर्थ पे तुम देखोगे वहाँ पे हमेशा बारिश हो रहा होता है, ठीक है। प्लांट और देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ये भूलना मत, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बड़ा ही अच्छा हिसाब है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। तुमको वो स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी श्रीलंका विलंका साइड जाओगे या थोड़े और आइलैंड्स के पास जाओगे, जो तुमको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रोज़ धूप होता है, रोज़ बारिश होता है, 4 o'clock रेनफॉल होता है, हर वक्त हो रहा होता है, ठीक है। तो स्पीशीज़ का जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट है, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल है, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल वो मांग करेंगे हमको ये वाला खाना नहीं खाना, हमको वो वाला खाना खाना है, तो नेचर बना के देगी उनको खाना, तो उनका प्रोडक्टिविटी भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उनका फूड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनको सस्टेन करना होता है इतना बड़ा इन्वायरमेंट को, ठीक है। तुम्हारे पास मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कौन सा है? पहला ऑप्शन ए है फॉरेस्ट और दूसरा ऑप्शन है ओशियन, और एक और ऑप्शन दे देता हूँ, इधर है रेन फॉरेस्ट और दूसरा है ओशियन। बताओ, दो क्वेश्चन है, यू हैव टू सेलेक्ट। फॉरेस्ट और ओशन में कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है और रेन फॉरेस्ट और ओशन में कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है? फॉरेस्ट होगा क्योंकि वहाँ पे वैराइटीज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और हाँ, फॉरेस्ट में होगा और इधर में रेन फॉरेस्ट और ओशन है। रेन फॉरेस्ट। इसका आंसर है ओशियन और इसका आंसर है रेन फॉरेस्ट। ओशन कैसे? मैंने क्या बताया था यार ओशन में? ओशन ने बताया था कि जो याद है 50 एक पाई चार्ट बनाया था, पाई चार्ट बनाया था याद है? वहाँ पे बताया था कि ओशंस में जो प्लांट का वो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका मतलब उतना वो नहीं होता है, मतलब मैंने बताया था ये चीज़, ठीक है। लेकिन नंबर तो ज़्यादा था ना स्पीशीज़ का, तो डाइवर्सिटी तो ज़्यादा थी, स्टेबल कौन होगा? ओशन होगा। लेकिन अगर रेन फॉरेस्ट और ओशन आ जाए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, तब तुम्हें रेन फॉरेस्ट मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज रेन फॉरेस्ट में बारिश होता है और इसमें सबसे ज़्यादा तरीके का स्पीशीज होता है, ठीक है। हाँ। आगे अच्छा, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था ना ये वाला कि डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी उतनी होगी, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, बायोडाइवर्सिटी जितनी होगी रेजिस्ट फॉर एग्जॉटिक स्पीशीज, ये बताया था, बताता हूँ एक और बार, इधर ही आता है ये रेजिस्ट फॉर एग्जॉटिक स्पीशीज का मतलब क्या है? तुम्हारे सामने एक एक प्लॉट लेता हूँ, वीट राइस मेज बाजरा,
ठीक है। अगर राइस को खाने वाला अगर ऑर्गेनिज्म आ गया, राइस का फसल को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन वही दूसरा फार्मर था सिर्फ राइस को उगाता था, और यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो इस केस में प्रोडक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इस केस में प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ये बताया था ना, ये चीज़ पहले बताया था कि अगर एक राइस को खाने वाला अगर ऑर्गेनिज्म आ गया जो सिर्फ राइस को खाता है तो ये पूरा फसल को नष्ट कर जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। और लेकिन इस केस में प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। ये बताया था। तो मुझे बताओ, डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ये तुम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकती हो कि 15 लोग का एक फैमिली था, ठीक है। उसमें ना एक आदमी बीमार पड़ गया, ठीक है, लेकिन बाकी के 14 लोग तो खाना बना सकते हैं। अगर खाना बना सकते हैं तो बहुत फैमिली सस्टेन कर जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो 2 लोग का फैमिली है और एक आदमी को खाना बनाना आता है और वही मर गया, तो फैमिली का क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, और जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ही वो रेजिस्ट करेगा। किसको रेजिस्ट करेगा, एक्जॉटिक स्पीशीज़ होगा, ताकि कोई दूसरा स्पीशीज़ आके परिवार में कलह न डाल दे, या कोई दूसरा उसको वो रेजिस्ट करेगा ना, बिकॉज क्योंकि वो सस्टेन कर सकता है अपने आप को। वो आके अगर बर्बाद कर भी देगा, अगर 20 एक आदमी है उसका 20 बच्चा है, एक बर्बाद हो भी जाएगा तो भी वो फर्क नहीं पड़ता। तो इट रेजिस्ट द एक्जॉटिक, वो एक और तैयार कर देगा अगले साल। तो इट रेजिस्ट द एक्जॉटिक स्पीशीज, ठीक है। एक और चीज़, एक्जॉटिक स्पीशीज क्या होता है, बाहर का, मतलब बाहर का जिसको एक उस एनवायरनमेंट के लिए वो एकदम नया है। तो एक्जॉटिक स्पीशीज कैन बी इजिली एडजस्टेड एट रेन फॉरेस्ट, ये इजिली एडजस्ट कर सकता है वो, क्योंकि उसके लिए तो बाकी सब कुछ नया है। रेन फॉरेस्ट बोलेगा भाई तू ये भी खा ले, भाई तू वो भी खा ले, वो तो किसी को भी कुछ भी खा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्जॉटिक स्पीशीज कैन नॉट बी एडजस्टेड एट एन आइलैंड, क्योंकि उस आइलैंड में जो सिर्फ एक ही तरह का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर रेन फॉरेस्ट है तो रेन फॉरेस्ट में उसको एक प्लेट में 4 तरह का सब्जी मिलेगा, उसका मन वो किसी एक को खा लेगा। लेकिन अगर मैं आइलैंड ले लेता हूँ, आइलैंड में सिर्फ एक तरह का सब्जी होगा, आइलैंड में अगर एक तरह, अगर मान लो वो उसको खाता नहीं होगा तो वो मर जाएगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक्जॉटिक स्पीशीज कैन बी एडजस्टेड एट रेन फॉरेस्ट बट इट कैन नॉट बी एडजस्टेड एट एनी आइलैंड। क्या क्लियर है ये चीज़? हाँ। अच्छा, एक लास्ट तुम्हें एग्जांपल समझा देता हूँ, क्लास खत्म कर दो तो 1 घंटा 26 मिनट हो चुका है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टिलमैन एंड पॉल एलरिक, इसके बारे में थोड़ा तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। पॉल एलरिक, ये ना पॉल एलरिक, हाँ एलरिक, एनसीईआरटी में इनका नाम दिया हुआ है टिलमैन एंड पॉल एलरिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। कहानी ऐसा है कि तुम सपोज करो एरोप्लेन में बैठी और जा रही हो, तुम जब एरोप्लेन में जाती हो तब उसके अंदर का एक तो स्क्रू खोल के अपने घर ले आती हो। तुम एक स्क्रू खोलोगी, 2 स्क्रू खोलोगी, 3 खोलोगी, 4 खोलोगी, एरोप्लेन डजंट गिव अ फक, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हो ना हो। लेकिन एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट आ जाएगा कि अगर तुम वो एक और स्क्रू खोल दी तो पूरा का पूरा एरोप्लेन क्या हो जाएगा, डिसमेंटल्ड हो जाएगा, और उधर ही ख़त्म हो जाएगा, उधर ही ब्लास्ट हो जाएगा, उधर पूरा अलग अलग हो जाएगा, सारे आदमी हवा में उड़ेंगे। तो पॉल एलरिक या टिलमैन क्या बोला था कि एरोप्लेन में ना हर स्क्रू का एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम एक निकाल भी देते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है अगर उसको निकाल दिया, या जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है अगर उसको निकाल दिया, या एक मोमेंट पे इतना डैमेज करते गए कि एक को भी अगर निकाल दिया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो वैसा ही होता है हमारा, वो इकोसिस्टम को डिफाइन करता है ये स्टेटमेंट। इकोसिस्टम भी वो एरोप्लेन की तरह होता है, ठीक है। एरोप्लेन की तरह उसमें बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, अगर एक को भी निकाल दिया, एक बहुत सारे वनरेबल को निकाल दिया तो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। इसलिए लायन को अगर तुम मार दोगी, ख़त्म कर दोगी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है इन फूड चेन एज वेल एज फूड वेब। मना मत करना, चाहे फूड चेन हो चाहे फूड वेब हो, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। फूड वेब में भी चाहे ऊपर से नीचे जाए एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक ही ट्रांसपोर्ट मेथड है फूड चेन में। फूड चेन में जो रास्ता है एनर्जी का फ्लो होने का वो एक है, लेकिन फूड वेब में बहुत सारा रास्ता है। मेनी ऑल्टरनेटिव पाथवेज आर प्रेजेंट इन फूड वेब, ठीक है।
5 मिनट से भी कम लूँगा, 1 घंटा 28 मिनट हुआ है, अभी 2 मिनट बाकी है मेरा 1.5 घंटा में, ठीक है। 2 मिनट लूँगा। स्टैंडिंग क्रॉप को समझाना है जो मैंने उस समय डिस्कशन में किया था, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है यहाँ पे लिख लो, क्योंकि बोर्ड में आएगा। अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि मैंने तुम्हारे सामने ये एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद इसमें पेंट मार दिया ग्रीन कलर का, ये बैंडेड नहीं है, ये ग्रासेस हैं, ठीक है। इसके अंदर में तुम क्या करोगे, इसके अंदर में तुम एक काम करो, ग्रासेस बना दो, ग्रासेस बना दो, बना दो, बना दो। इसके अंदर में तुम रैबिट को रख दो, तुम इसके अंदर में लायन को रख दो, तुम इसके अंदर में वुल्फ को रख दो, वुल्फ को रख दो, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रख दो। तो इनका क्या होगा, इनका देखो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ यहाँ पे ना, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डेफिनेशन में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेफिनेशन में लिखा है अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अमाउंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नंबर, अमाउंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वेट, एंड अमाउंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। अगर तुम एक क्लास ले लो, क्लास में कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, ठीक है। तो 200 क्या हो जाएगा, 200 लिविंग मैटर इन क्लास, लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ले लो, ऑर्गेनिक मैटर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, है ना। 200 बच्चे हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, नंबर है, लेकिन सबका वेट को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 15,000 किलो आ जाएगा लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फ्रेश वेट बन जाएगा। लेकिन ड्राई वेट तुम्हारा, ड्राई वेट क्या हो जाएगा, 1500 केजी हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो मास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बायोमास है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा अमाउंट के बारे में बात चल रहा है, उसका ड्राई वेट के बारे में बात चल रहा है, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, कितना अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। एक चीज़ समझना, अगर मैं तुम्हारे सामने बहुत सारा ट्रॉपिक लेवल मान लेता हूँ, T1 T2 T3 T4, T1 में सपोज करो मैंने ग्रास माना, T2 में मैंने रैबिट माना, T3 में मैंने वुल्फ माना, T4 में मैंने लायन माना, ठीक है। इनका ड्राई वेट अगर मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगा तो ड्राई वेट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 200 ले लो। ड्राई वेट 200 किलो आएगा, ठीक है। कुछ देर पहले समझाया था ये चीज़, स्टैंडिंग क्रॉप जब बताया था ना, वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताया था कि वहाँ पे देखो स्टैंडिंग क्रॉप कहाँ आया था, यहाँ आया था स्टैंडिंग क्रॉप, ये देखो स्टैंडिंग क्रॉप, रैबिट का 200 किलो आया था, ग्रास का 200 किलो, रैबिट का 70, वुल्फ का 50, लायन का 10 किलो, ठीक है। तो अगर तुम ट्रॉपिक लेवल के जा रही होती हो, ट्रॉपिक लेवल के पास तुमको अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग ड्राई वेट मिलेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ये बताया था, वापस इसको एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं है, मतलब डेफिनेशन के साथ है, क्योंकि बोर्ड में डेफिनेशन आता है स्टैंडिंग क्रॉप का, ठीक है। बोर्ड में स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन आता है, ये बताया हुआ है मेरा। एक और लिख लो, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट होता है तुम्हारा कितना अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल है एक एरिया में, माना रैबिट वैबिट सब होता है, लेकिन उन सब में भी तो इनऑर्गेनिक मिनरल होता है, क्योंकि उसमें तो ड्राई वेट या बायोमास में मैंने ऑर्गेनिक मैटर को कंसिडर किया था, लेकिन इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी तो होता है। तो जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होगा ना, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, ठीक है। पर यूनिट एरिया में अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल, क्या क्लियर है ये चीज़। पिरामिड का अगर मैं तुम्हारे सामने अगर वो रखूँ, पिरामिड का क्या देखो लिमिटेशन, however there are certain limitation of ecological pyramid such as it does not take account into species belonging to और more ट्रॉफिक लेवल, जो तुमने बोला था मुझे, ठीक है। 2 या 2 ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीशीज है उनको ये नहीं रख पाता,
ठीक है, पिरामिड पे इट अज्यूम द पिरामिड हमने बनाया था सिंपल फूड चेन को रख के, तुम फूड वेब को रख के नहीं बना सकती पिरामिड। तो अगर फूड वेब ज़्यादा स्टेबल था इन कंपैरिजन टू फूड चेन, ठीक है, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, सिंपल फूड चेन नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, वो तो हमने बनाया है। इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, यानी फूड पिरामिड में एक और पिरामिड में क्या है, पिरामिड में पहला क्या है, पहला लिमिटेशन क्या है, सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू और मोर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, ये सिंपल फूड चेन के आधार पर बना है। तीसरा बात क्या है, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। मोर ओवर इकोलॉजिकल पिरामिड में सैप्रोफाइट्स को कोई रोल नहीं दिया गया है, इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, हु आर सैप्रोफाइट्स, हु आर सैप्रोफाइट्स? हाँ जो लाइक जो डेड पे हाँ, feed करते डेड पे फीड करते हैं, उनको स्थान ही नहीं दिया गया, बट दे डू प्ले अ रोल इन इकोसिस्टम, वी हैव सीन इट। लेकिन पिरामिड में नहीं किया, जैसे ऐसे एक्वाटिक में तुम्हारा क्वेश्चन आया था ना, एक्वाटिक में डाउट आया था कि सर वहाँ पे क्यों नहीं किया, डीएफसी को नहीं किया वहाँ पे, दे जब बना रहे थे पिरामिड वहाँ पे नहीं करे थे। तो यहाँ पे तुम्हारा पिरामिड का यूनिट खत्म होता है। लगभग 1.5 घंटे का सेशन हुआ ये, सिर्फ पिरामिड के ऊपर में और कुछ स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, जिसका बायोडाइवर्सिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। टिलमैन एंड पॉल एल्ड्रिक वापस आएंगे बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन वही फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर पता है कहाँ है, नहीं तो प्रोडक्टिविटी, दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे। अबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे, नहीं तो प्रोडक्टिविटी, दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ेंगे। देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अबायोटिक फैक्टर तुम्हारा इकोलॉ उसमें आता है, पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आता है। अबायोटिक फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल कैसे इफेक्ट करता है स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी को, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तुम्हारा एक काम बनता है